नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली का दौरा है। नीति आयोग सीएम परिषद की बैठक में इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की जा सकती है, सूत्र ये बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर है, जहां नीति आयोग और सीएम परिषद की बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही माना जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिला है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा रहा है तो उस दौरान कई आला नेताओं से भी मुलाकात सीएम धामी की हुई है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले नीति आयोग सीएम परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात की जा सकती है। तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है और जब दिल्ली आएंगे तो कई आला नेताओं से मुलाकात हो सकती है। लेकिन उससे पहले दो अहम बैठक होनी है जहां पर वो हिस्सा लेंगे। वो है नीति आयोग की बैठक और इसके साथ ही सीएम परिषद की बैठक। इन दोनों बैठकों में हिस्सा लेंगे। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ देहरादून से लाइव बनी हुई है। शुभांगी, दिल्ली दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीएम धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर है अब, क्योंकि नीति आयोग की बैठक भी प्रस्तावित है, उसमें भी मुख्यमंत्री जो है वो प्रतिभाग करने वाले हैं और इसीलिए जो है आज सीएम धामी रवाना हो रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि सीएम जो है कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दिल्ली जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार प्रधानमंत्री से, कई बार गृह मंत्री से, कई बार अन्य केंद्रीय मंत्रियों से जो है सीएम मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड कई सारी जिनकी कंपनी को लेकर अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखते हुए सीएम धामी जो है वो नजर आते हैं। तो ऐसी ही कोई तस्वीर जो है आज जब सीएम धामी दिल्ली जाएंगे तो वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कल परसों में बैठकें हैं, दो बैठकें हैं जिसमें सीएम धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। यही कारण है कि आज सीएम धामी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और अब 2 दिन जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री रहेंगे, नीति आयोग की बैठक में भी प्रतिभाग करेंगे और जो है केंद्रीय नेताओं से मिलते हुए भी नजर आए। साथ ही शुभांगी, क्या कोई समय यहाँ पर जानकारी है समय को लेकर कि कब उत्तराखंड से रवाना हो जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली कब तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अभी सुबह जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और दोपहर तक मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में होंगे, बताया जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जो है वो कई नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से जो है मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड से जुड़े जो तमाम मुद्दे होते हैं मुख्यमंत्री जरूर उन्हें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते हैं और ऐसे में जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नया उत्तराखंड को मिलता भी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। बैठक में तो वो जरूर प्रतिभाग करने वाले के साथ साथ केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर वो भी सामने से है वो रखें। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नव चयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र पाने वाले नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सफलता चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है। सीएम ने आगे कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरियों में पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों की ओर से भर्ती प्रक्रियाओं पर लगाए गए कलंक को मिटाने के लिए राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। परिश्रमी और प्रतिभावान युवाओं को उनकी काबिलियत के आधार पर पारदर्शी तरीके से समान अवसर प्राप्त हों। पारदर्शी तरीके से होने वाली भर्ती और पदोन्नति युवाओं को उनके अंदर भरोसा जगाती है, उनका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है और ये पारदर्शिता बेहतर तरीके से उन्हें प्रतियोगिताओं में उतरने के लिए भी प्रेरित करती है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पूर्व की सरकारों के समय में भर्ती परीक्षाओं पर लगाए कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के पश्चात प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले 3 वर्षों में हम 23,000 से अधिक युवाओं को
सरकारी नौकरियां देने में सफल रहे हैं। वहीं बात करेंगे अगली खबर की, जहां अल्मोड़ा के क्वार क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने को लेकर लापरवाह बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्वारब में भूस्खलन पर छिड़ी सियासी रार, माहरा बोले बर्बादी पर मौन थामी सरकार। अल्मोड़ा में कांग्रेस का विरोध, सरकार पर निशाना। बीजेपी ने कहा जनता को भ्रमित करने का ड्रामा। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास हो रहे भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 1 साल से क्वारब में हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने क्वारब में दरकती पहाड़ियों के ट्रीटमेंट में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में डीएम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। करण माहरा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर क्वारब में हो रहे भूस्खलन से क्षेत्र का पर्यटन और लोगों का व्यवसाय चौपट हो चुका है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन भू माफिया, खनन माफिया की कठपुतली बन चुकी धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने पर गंभीर ही नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि क्वारब में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने 17.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण पर 51.37 करोड़ रुपए से पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम जल्दी ही शुरू होगा, जिससे भूस्खलन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल सियासत करने के लिए इस विषय पर जनता को भ्रमित कर रही है। हमारे जो बीमार लोग हैं वो लोग वहाँ जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पा रही। आखिर क्या कर रही है सरकार? बर्बाद करके रख दिया पूरे उत्तराखंड को। कुमाऊं का ये रीजन, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, हमारा पूरा टूरिज्म खत्म हो गया। हमारे बीमार लोगों को रेफर सेंटर करके हल्द्वानी भेजते हैं। हल्द्वानी पहुंचने से पहले हमारा जो बीमार वो मर जा रहा है, क्योंकि कैंची से आगे नहीं जा पा रहा। और क्वारब की हालत आपने देखी रखी है, रात को सफर नहीं कर सकते और करोड़ों रुपया आने के बाद भी वहाँ काम नहीं हो रहा। धामी सरकार पूरी तरीके से फेल है। भू माफिया, खनन माफिया के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। 18 करोड़ रुपया रिवर बेड से दीवार देने के लिए आया है। 51 करोड़ रुपया लगभग हिल साइड वालिंग के लिए आया है। जो इरोजन हो रहा है, भूधसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए हो रहा है। वो फरवरी में ही स्वीकृत हो गया और युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस का इस तरीके से आंदोलन करना, मुझे लगता है उनकी विकास विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पर रहा भी कुछ नहीं है। इस तरह के आंदोलन करके वो केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाली NH 109 को इस क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन क्वारब में भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बार बार भूस्खलन से बंद रास्ते पर्यटन और व्यापार के मार्ग को भी बंद कर रहे हैं, जिससे लोग राहत के लिए छटपटा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकांश हिस्सा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा का ये संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में क्वारब में ट्रीटमेंट में देरी पर कांग्रेस बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी समस्या के समाधान के लिए काम शुरू होने की बात कह रही है। देखना होगा कि क्वारब की दरकती पहाड़ियों के उपचार का काम कब तक पूरा होता है, जिससे अल्मोड़ा के साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अल्मोड़ा से संवाददाता हरीश भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
वहीं 2023 में उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर मीट में कई निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश स्थापित करने की बात कही थी, जिसके बाद प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग भी हुई। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर राज्य सरकार अब आगामी दिनों में एक उत्सव मनाने जा रही है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार अभी तक के निवेश को प्रदेश की जनता के समक्ष सामने रखे और उस पर श्वेत पत्र भी जारी करे। राजनीतिक दिवालियापन है। जब 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हुई है तो इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर आया है, उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदेश को टैक्स मिलेगा, ये तो सामान्य व्यक्ति भी जानता है। फिर कौन सा श्वेत पत्र कांग्रेस को चाहिए? कांग्रेस सारी जनहित के कामों को छोड़ करके जिन कामों में लगी है, इसलिए कांग्रेस का ही सारा श्वेत पत्र बन चुका है। इसलिए कांग्रेस इन बातों को छोड़ करके सकारात्मक सुझाव दे और प्रदेश के विकास में बाधक न बने। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वो कोई उत्सव मनाए, लेकिन 1 लाख करोड़ आया है या 2 लाख करोड़ आया है या कितना पैसा आया है, कितना इन्वेस्ट हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से राज्य के अंदर जो आम बेरोजगार है उसको कितना रोजगार मिला है, राज्य को उससे क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में पहले सरकार को श्वेत पत्र जारी कर देना चाहिए, एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि भाई राज्य में जो हमने इन्वेस्टर समिट करी थी, जिसके आयोजन में ही इतना लंबा चौड़ा खर्च राज्य के अंदर किया गया था, उसके बारे में जनता को जानने का हक है। सरकार ने खूब ढिंढोरा पीटा था, प्रचार किया था। अब आप उत्सव मनाने जा रहे हैं तो उत्सव मनाने से पहले कम से कम जनता को बता तो दें। बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड खेल विभाग ने 4 शहरों में खेल ढांचे को एकीकृत कर नया नाम दिया है। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अन्य सभी खेल अवस्थापनाओं का नाम बदलकर रजत जयंती खेल परिसर कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ये सारे स्टेडियम बने, लेकिन बीजेपी सरकार इनका नाम बदलकर अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि क्या कांग्रेस ने अपने घर से स्टेडियम को बनाया था? नरेश बंसल ने कहा कि राजकोष से स्टेडियम बने हैं और स्टेडियमों में जो एडिशन हुआ है उनके और नाम रखे गए हैं, इसलिए कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। कांग्रेस ने अपने घर से स्टेडियम बनाया क्या? राजकोष से स्टेडियम बने हैं और इस समय के अनुसार चीजें प्रगति की चलती रहती है। उन स्टेडियम में जो और एडिशन हुआ है उन पर और नाम रखे गए हैं, इसलिए कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन क्या मिल जाते हैं तो और प्रेरणा देने वाले नाम मिलते हैं तो उन नामों को बदलना चाहिए, क्या दिक्कत है? खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम हटा दिए गए। हटाया किसी का नाम नहीं गया, नए एडिशन में नए नाम परिसर को दिए गए हैं, किसी के नाम हटाए नहीं गए। बात करेंगे मसूरी की, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी आईडीएच बिल्डिंग के पास निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से कूड़ा निस्तारण का काम कर रहे ठेकेदार के पैसे रोकने के निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष ने आईडीएच बिल्डिंग में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उनको आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये एमआरएफ सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है एमआरएफ सेंटर की और आईडीएच बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि जो कैपेसिटी है आईडीएच सेंटर की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है। कूड़ा लगातार कभी 28 और 25 से 30 टन के बीच हमारे पास कूड़ा आ रहा है। जनता को तो देखो कि कैसे पैसे से रहेंगे, कैसे पैसे से खाएंगे पिएंगे। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम ऐसी जगह में बसे। पर आप मीरा मैडम से मिली थी? आपसे कल मिलने गए, पास मिलने आई। हम उनको बहुत बहुत आभारी करते हैं। पर क्या मानते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो थोड़ा हमने अब विश्वास ये रखा कि जरूर नहीं हो तो सफाई जरूर रखना। आ जाते कहाँ से खाना खाएंगे हम? ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम
और क्या कहते हैं, आज अध्यक्ष यहाँ पहुंची हैं आपने हाँ, कल गए थे उसके पास, यहाँ आ गए आज, उसको बहुत धन्यवाद है, उसको हाथ जुड़ाई, वो हमारे यहाँ पे पहुँच गए। शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है, वहाँ से स्वीकृति के उपरांत हम जो बायोमिथेनेशन प्लांट और ये पूरा इसका है, इसको हम नए ही वेंडर के लिए निविदा की जाएगी। तब तक के लिए हम अभी समाधान के लिए हमने जो करंट वेंडर है इनको बोला है कि इसका तत्काल निस्तारण करिए और जो इनका बचा हुआ भुगतान है हम उसी से काटेंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका करेगी तो अब हम कल से अपने आप ही इसका निस्तारण करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इनका बकाया भुगतान है 25-26 लाख रुपये, उसी में से काटेंगे और पूरा भुगतान अभी रोक दिया जाएगा। अब खबर टिहरी से है, जहां अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने ग्राम पंचायत से आए प्रतिनिधियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। मुकेश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग आज भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि सभी योजनाएं अब ऑनलाइन होने के कारण लोगों को योजनाओं की जानकारी कम होती है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं के लाभ से वांछित वो लोग रह जाते हैं। लेकिन इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर विकासखंड स्तर पर 2 प्रशिक्षित युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। वहीं सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर जिला अधिकारी देहरादून ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। 15 दिन के भीतर शिक्षा विभाग की ओर से सभी एल्यूमिनियम बर्तनों को बदलकर लोहे के बर्तन स्कूलों में आवंटित किए जाएंगे। अगर इसके लिए किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होती है तो जिला स्तर में चल रही उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत धनराशि भी सरकारी स्कूलों को आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील बनाने के लिए 125 स्कूलों को 1 करोड़ की धनराशि जिला योजना स्तर से जारी की जा चुकी है। मध्याह्न भोजन है वो एक फ्लैगशिप स्कीम है, एक संकल्प है और एक स्पिरिट है हमारे एजुकेशन सेक्टर में, बच्चों के लिए, समाज के लिए। तो ना सिर्फ बच्चों की रिटेंशन उससे हम इंश्योर करते हैं, बल्कि उनको एक उचित न्यूट्रिशन कैसे हम दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाता है। और इसमें यह आवश्यक है कि चाहे वो हमारी कुकिंग यूटेंसिल्स हों जिसमें खाना पकाया जा रहा है, वो हमारे जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है वो यूज़ होनी चाहिए, जैसे लोहे की कढ़ाई, स्टील के हमारे कुकर्स इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वो होने चाहिए। तो हमारे जितने भी अभी स्कूल्स में ऐसा नहीं हुआ था तो उसमें इनको बता दिया गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट 15 दिन में सभी इस तरह के यूटेंसिल्स को रिप्लेस करवाएगा। और इसमें अगर कोई धनराशि की आवश्यकता है तो जो हमारा प्रोजेक्ट उत्कर्ष चल रहा है जिले में, उस चीज़ की व्यवस्था हम कर देंगे। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां रिस्पाना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। दोनों नदियों के किनारे पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे के बाद लाल निशान लगा दिए गए, जिसके बाद अब नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से लगभग 50 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर निगम 864 चिन्हित निर्माण को लेकर नोटिस भेजेगा। नगर आयुक्त ने बताया है कि नोटिस जारी करने के बाद सभी आपत्ति मांगी जाएगी और उनके दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। बिंदाल में सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे, उसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स आए हैं उनमें भी लगातार 2 टीम के माध्यम से नोटिसेस जारी करने का, सर्व कराने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 50 से ऊपर नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर के लगभग 834 इस प्रकार के नोटिसेस सर्व किए जाने हैं। वहीं कालाढूंगी के चकलुआ में बारिश होने से बरसाती नाले के पानी का डायवर्जन जंगल की तरफ न होने के कारण किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चकलुआ में अस्थायी वैली ब्रिज के कमजोर पड़ने पर एसडीएम परितोष वर्मा ने पुल का निरीक्षण किया। पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर निर्माण विभाग को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं बरसाती नाले का डायवर्जन जंगल की ओर करने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी हुई। दृष्टिगत जो ये अस्थायी पुल यहाँ पर बैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे गांव के खेतों की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टिमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाई।
अब खबर विकासनगर से है, जहां हरिद्वार से चारधाम यात्रा पर निकले राजस्थान के यात्रियों से भरी बस को नशे में धुत ड्राइवर के चलाने का मामला सामने आया। शराब पीकर चारधाम यात्रियों की जान को खतरे में डालते हुए एक शराबी ड्राइवर को परिवहन विभाग की टीम ने हरबटपुर बस अड्डे से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल राजस्थान के 25 यात्रियों का एक दल हरिद्वार से चारधाम यात्रा पर निकला तो उन्हें रास्ते में एहसास हुआ कि उनकी बस को शराबी ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर इन यात्रियों को लेकर हरबटपुर बस अड्डे पर पहुंचा तो यात्रियों ने तुरंत यहां मौजूद पुलिस कर्मियों को पूरी कहानी बताई। सूचना पर परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अल्कोहल मीटर से ड्राइवर का परीक्षण किया तो पता चला कि ड्राइवर ने भारी मात्रा में शराब पी रखी है। शराबी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार किया गया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। यहाँ पर हरबटपुर जो ये बस अड्डा है, यहाँ पर जितने भी चारधाम यात्रा के लिए जितने वाहन जाते हैं उनको एक बार यहाँ पर चेक किया जाता है। और जब जो चारधाम यात्रा के लिए जो हमारे मानक हैं, निर्धारित मानक हैं, जैसे गाड़ी का ग्रीन कार्ड होना चाहिए और जो उसमें सवारियाँ हैं उनका ट्रिप कार्ड होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर चेक होता है। तो चेकिंग के दौरान हमारे जो स्टाफ है, हमारे स्टाफ ने देखा कि एक तो गाड़ी में अल्ट्रेशन क्या हुआ। अल्ट्रेशन होता है कि अगर उसमें बिना अथॉरिटी की मंजूरी के अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर वाहन में किया तो दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रेशन। तो ये पाया गया कि अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन के बाद जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उस दौरान उसकी कुछ हरकतों को इन्होंने देखा और हमने जब अल्कोमीटर से उसको चेक किया तो वो जो है जो निर्धारित मानक है उनसे बहुत अधिक उसने ड्रग का सेवन किया हुआ है। तो उसको जो हम मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 185 के अंतर्गत उसको हमने चालान किया है। से निकले सर, तो वहाँ से निकलने के बाद में ऋषिकेश में ड्राइवरों ने 15 मिनट नहीं आधा घंटे लगाए। हमने कहा था इनको चलो भाई इतना लेट क्यों कर रहे हो, तो वो चलने के बाद में यहाँ ये हरबटपुर है क्या, यहाँ तक ऋषिकेश से यहाँ तक एक बीच में ब्रेक लगाया था इन्होंने, वो ब्रेक भी डेंजर था। हमने कहा था इनको तो बोला कि सामने वाली गाड़ी की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तब हमें थोड़ा सा शक हुआ। यहाँ पे हरबटपुर में आके हमने थोड़ा शक होने पे इनको बताया, यहाँ जो इंचार्ज हैं स्टेशन पे, तो इन लोगों ने फिर ये सारी कार्रवाई की और कार्रवाई अच्छी की। धामी सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि 15 मिनट में ARTO साहब आ गए और इन्होंने एक्शन लिया। जहाँ पर कि एक यात्रा पड़ाव है और यात्रा पड़ाव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पर कि एक नशे में 2 ड्राइवर यहाँ पर वाहन लेकर हरिद्वार से और हरबटपुर तक पहुंच जाता है। और ऐसे में एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि रास्ते में एक जगह काफ़ी तेज ब्रेक मारने की जो बात है यहाँ पर यात्रियों द्वारा कही जा रही है कि इसके द्वारा काफ़ी तेज ब्रेक मारी गई थी। तो ऐसे में जब ब्रेक लगती है तो यात्रियों द्वारा इसकी शिकायत जो है यहाँ पर अधिकारियों से की गई। तो अधिकारियों ने जब उसका अल्कोहल मीटर से चेकिंग की गई तो उसका जो अल्कोहल मीटर पे जब उसका लेवल देखा गया तो वो काफ़ी हाई पाया गया। तो वो उसको फिलहाल जो है संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज कर इस वाहन को और उस ड्राइवर को जो है थाने में जो है सबूत किया जा रहा है। जो इस वाहन में सवार था उसकी सिर्फ सरकार से, धामी सरकार से केवल एक ही मांग है कि ऐसे जो यात्रा में जो गाड़ियाँ जा रही है उनकी जो है सब चेकिंग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही की जाए, ताकि रास्ते में किसी भी जो यात्रा के यात्री है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि जो यहाँ के यात्री है इन्हें यहाँ पर जो है गाड़ी बदलनी पड़ रही है, इनका ड्राइवर बदलना पड़ रहा है, दूसरी गाड़ी वहाँ तक भेजी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यात्रियों को जो है तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन राजू के साथ दिल्ली। अब खबर पौड़ी से है, जहां बीरोंखाल के मचगांव जा रही बोलेरो बैजरो सुकई के पास नयार नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाड़ी में 7 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजरो भेजा गया है, जहां से उन्हें बीरोंखाल रेफर कर दिया गया। बहुत दुखद घटना हुई आज। स्थानीय लोगों के माध्यम से जो जोई से थोड़ा नीचे और सुकई के बीच में सब लोग वहाँ पे, सब लोग के रेस्क्यू से वहाँ पे 6 घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया, जिसमें 2 बच्चे अभी अस्पताल में ही यहाँ पे वो सफर है। 4 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया रामनगर, और उसके बाद अगर ज़्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी तो उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेज दिया जाएगा। और एक बता रहे कि एक महिला की ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जबकि बहुत देर में वहाँ पे
एम्बुलेंस 108 की मदद से सबको यहाँ पे CSC में लाया गया। ये देखो जो आज भी यहाँ पे दुर्घटना हुई हमारे यहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर पे जो में गाड़ी है, जिसमें हमारे पास अभी तक मतलब 4 लोग जो है जिनकी मतलब की इंजरी हुई है, और उनमें से जो हमारे पेशेंट है जो सीरियस थे उनको हमने सबसे पहले 108 से रेफ़र कर दिया। उसके बाद जो 3 पेशेंट हैं उनसे 2 महिलाएँ थी, उनको रेफ़र कर दिया। उनकी एक के बाएँ पैर में इंजरी थी और दूसरे के दाएँ पैर में, दोनों की इंजरी थी। और एक पेशेंट अभी हमारे पास यहाँ पे हैं जो उसके ड्राइवर थे, उनके बैक में इंजरी है, और जो इसके बाद उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हम आगे 108 आने पे उनके यहाँ पे रेफ़र कर दिया जाएगा। 2 हमारे पास बच्चे हैं जो मतलब इसमें जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंडर ऑपरेशन में, और उनकी हालत अभी बिल्कुल स्वस्थ है और इसमें ठीक है। अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां ऊंचा पुल बालकनाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा के दौरान एक चेन स्नैचिंग गिरोह ने भीड़भाड़ का फायदा उठाया और 2 चेन और एक मंगलसूत्र चोरी कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि घटनाक्रम वीडियो बना रहे कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस दौरान मुकदमा दर्ज करते हुए तत्काल टीमों का गठन किया। इसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के बाद में CCTV हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया और जो शहर के CCTV का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे। तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। पंजाब सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच को और ज्यादा आसान बना दिया है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से निजात मिल गई है। घर पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिल पा रहा है। सरकार तुहाडे द्वार योजना के तहत बस एक फोन कॉल पर सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,